प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 70/2021-22 विषय विज्ञान और क्लास 8 है। क्लास 8 का जो विज्ञान का ये मॉडल पेपर है, ये हम कंप्लीट इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। समय रहेगा यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक है यहाँ पर 80 नंबरों का। आपकी जो वार्षिक एग्जाम होगी उसका पैटर्न सेम इसी मॉडल पेपर की तरह ही रहेगा और सारे के सारे क्वेश्चन है वो लगभग ऐसे ही आएंगे जैसे इस मॉडल पेपर में आपके दिया गया। हो सकता है इस मॉडल पेपर में से भी आपके 2-4 क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर टोटल 5 मॉडल क्वेश्चन है। तो आज के मॉडल पेपर है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पहला जो मॉडल पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के साथ बने रहे अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, फसल के दानों को भुस्से से अलग करना कहलाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। अगला है, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है, तो अग्निरोधक प्लास्टिक कौन सा है यहाँ पर? मेलामाइन। नंबर थर्ड, निम्न में से आघातवर्धनी नहीं है, तो आघातवर्धनी यहाँ पर कौन सा नहीं है? पेंसिल लेड नहीं है। इसके हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपको दी गई है, नेपथेलिन की गोलियां किससे बनाई जा सकती हैं? तो नेपथेलिन की गोलियां हैं वो कोलतार से बनाई जा सकती हैं। अगला, पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर सजीव पाए जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? जैवमंडल। नेक्स्ट, स्नेक द्वारा घर्षण का मान, तो स्नेक से घर्षण का मान क्या हो जाता है? कम होता है। मध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो इसको हम कंपन कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ लंबे तार को जोड़ा जाता है, तो बैटरी के लंबे तार को किससे जोड़ते हैं? धन सिरे से। अगला, 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वह क्षेत्र कौन सा था? तो वह था गुजरात के भुज में आया था। ऑप्शन नंबर ग। इसके अंदर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधागर गैस नहीं है? तो पौधागर गैस यहाँ पर कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है, बाकी सारी पौधागर गैस है। इसके अंदर देखते हैं आगे, खालिस्तान दे रखे हैं आपको प्रश्न संख्या 2 में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हम देखें तो पहला प्रश्न है, मिट्टी को उलटने पलटने पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? जुताई। अगला है, धातु नरम होती है, तो कौन सी धातु होती है? पोटेशियम और सोडियम। अगला है, एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है, तो ये होता है कोलतार। नेक्स्ट है, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज को क्या कहा जाता है? एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा रेड कर देते हैं। स्पीशीज क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। अगला है, नर युग्मक और मादा युग्मक के द्वारा जनन को, तो सलैन द्वारा जनन को क्या कहते हैं हम? लैंगिक जनन। तो ये फिल इन द ब्लैंक हो गया आपके। उसके अंदर प्रश्न संख्या 3 है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो ये होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम। उस अधातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। तो ये कौन सा होता है? नाइट्रोजन। अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम किस नाम से जाना जाता है? तो इसको काला सोना बोलते हैं। लैंगिक जनन से क्या से है? तो प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मनज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहते हैं। नर और मादा दोनों के सलैन से जो जीव बनता है, जो जनन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अगला है, दो ऐसे जंतुओं के नाम लिखो जिसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये होता है, एक तो हाइड्रा होता है और एक क्या होता है? ईस्ट होता है। तो ये आपके प्रश्न संख्या 3 लघुत्रात्मक। इसके अंदर देखते हैं हम आगे वाला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 में आपको कॉलम मिलान वाला दिया गया है, तो हम कॉलम मिला देते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो ये कौन करता है? राइबोजियम। तो इसको राइबोजियम से मिला देंगे। ईस्ट का उपयोग ब्रेड निर्माण में होता है। मादा एनाफ्लिज मच्छर मलेरिया का वाहक है और वायु द्वारा संचरण खसरा का होता है। तो ये प्रश्न संख्या 4 तक हमने कर लिए हैं। आगे प्रश्न संख्या 4 है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो हम चलते हैं इस पीडीएफ में सबसे नीचे जहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन लिखे हुए मिल जाएंगे। तो चलिए हम सबसे नीचे चलते हैं। यहाँ से हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 आपको दिया गया है, खाद्य पदार्थों के संचयन करने तो प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो प्लास्टिक पात्रों का उपयोग करने का लाभ क्या होता है? यह हल्का होता है, यह प्रबल होता है और प्लास्टिक खाने के साथ क्रिया नहीं करता और ये चिरस्थायी होता है। अगला है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला है, कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं, क्यों, कैसे? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, वे आज भी भोजन संग्रह कर शिकार कर अपना पेट भरते हैं तथा पेड़ की छाल, जंतु की खाल आदि से बने वस्त्र पहनते हैं, इसलिए ये आदिवासी वनों पर निर्भर रहते हैं। अगला है, वनोन्मूलन के कारक और उसके प्रभाव क्या हैं? तो वनोन्मूलन के कारक क्या हैं? खेती के लिए भूमि, औद्योगिकरण, शहरीकरण, दावानल, भीषण सूखा आदि वनोन्मूलन के कारक हैं।
वनोन्मूलन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ रही हैं। यही प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, विश्व उष्णन, भूमि के उपजाऊपन में कमी आदि से पृथ्वी पर जीवन का संकट उत्पन्न हो रहा है। ये वनोन्मूलन के क्या हो गए? प्रभाव हो गए। अगला है अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन के दो नाम भी लिखो। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन की हम परिभाषा लिखेंगे, जनन जिसमें केवल एक ही जनक द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है या एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है, उसको हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पर अलैंगिक जनन की दो विधियां होती हैं, एक तो होता है मुकुलन और एक होता है द्विखंडन, जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ इसमें। एक तो क्या होता है? मुकुलन ऐसा जनन जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम मुकुलन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लिखेंगे हाइड्रा। नेक्स्ट है द्विखंडन। दूसरा क्या होता है? द्विखंडन ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? हम द्विखंडन कहते हैं। ये अमीबा में होता है। इसके हम देखते हैं हम आगे वाला प्रश्न। आगे है, व्याख्या कीजिए कि सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। यानी जो सर्पी घर्षण है उसमें वस्तु चलायमान है, चलायमान वस्तु पर घर्षण कम लगता है, जबकि वस्तु अगर एक जगह रुकी हुई है तो उसमें घर्षण बल ज्यादा लगेगा। तो स्थितिक घर्षण हमेशा सर्पी घर्षण से ज्यादा होता है, या उल्टा कहें कि सर्पी घर्षण जो होता है वो स्थितिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। अगला है, निम्न वाद्य यंत्रों के उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। यानी वाद्य यंत्र आपको दिए गए हैं, इनमें उस भाग के बारे में बताना जहाँ से ध्वनि पैदा होती है। तो पहले ढोलक। तो ढोलक वाद्य यंत्र की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो भाग होता है वो होता है तानित झिल्लियां। यानी ढोलक की दोनों साइड में जो झिल्लियां बनी होती है वहां से आवाज उत्पन्न होती है। सितार। सितार में तार लगा होता है, तना हुआ तार होता है, उससे ध्वनि पैदा होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बांसुरी। तो बांसुरी में वायु स्तंभ होता है, उससे ध्वनि पैदा होती है। वायु स्तंभ यानी हवा जब अंदर से घूम के आती है तो ध्वनि पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। यानी आग बुझाने से पहले आसपास की लाइट वो बंद कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जो होता है, साधारण पानी जो होता है, वो पानी विद्युत का सुचालक होता है। यदि छिड़काव के समय कुछ पानी विद्युत बोर्ड में चला जाए तो सारे क्षेत्र में विद्युत धारा फैलने का खतरा बन जाएगा, जिससे जान माल की ज़्यादा हानि हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आसपास की जो लाइट है वो पहले ही काट दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, इसकी व्याख्या हमें करनी है। तो देखिए, कोई भी वस्तु जो होती है, क्योंकि मानव का शरीर जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। अब किसी भी आवेशित वस्तु को जब हम अपने हाथ से स्पर्श करते हैं तो जो आवेश होता है वो मानव से होकर और जमीन में चला जाता है। तो हम लिखेंगे, क्योंकि मानव शरीर विद्युत का सुचालक है, जब हम अपने हाथ से आवेशित वस्तु को स्पर्श करते हैं तो आवेशित वस्तु का आवेश हमारे शरीर से पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार आवेशित वस्तु अपना आवेश खो देती है और वो अनावेशित हो जाती है। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तारामंडल क्या है? किन्हीं दो तारामंडलों के नाम बताइए। तो तारों के उन समूहों को जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते हैं उसे तारामंडल कहते हैं। दो तारामंडलों के नाम में हम लिखेंगे सप्तऋषि और ओरायन। अगला है, सीएफसी का पूरा नाम लिखो, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इससे होने वाली कहानी का उल्लेख कीजिए। तो सीएफसी का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उपयोग होता है रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशन में, अग्निशमन यंत्र में किया जाता है। और सीएफसी का नुकसान क्या है? सीएफसी के कारण जो ओजोन परत है, आगे देखते हैं इसको। ओजोन परत जो है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों से हमारी सुरक्षा करती है, उसका उसमें छेद हो गया है। सीएफसी जो है वो ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो हम लिखेंगे सीएफसी के कारण ओजोन परत का ह्रास होता है, जिसे ओजोन का अपक्षय कहते हैं। ओजोन के अपक्षय से पराबैंगनी किरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचती है और त्वचा का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद चलते हैं हम खंड 6 में, प्रश्न संख्या 14 से, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। तो आप नाइट्रोजन चक्र का कुछ इस तरीके से चित्र बना सकते हो। नाइट्रोजन चक्र वायुमंडलीय नाइट्रोजन है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नील हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, तो कुछ इस तरीके से आप इसका डायग्राम है वो बना सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ जूम एक बार, फिर हम देख लेंगे इसको।
कुछ इस तरीके से हम इसका जो है वो डायग्राम बना देंगे नाइट्रोजन चक्र का। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है नाइट्रोजन चक्र है, पूरा का पूरा कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। इसके अंदर देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए, संश्लेषित कारण से राणा को सलाह दीजिए। तो गर्मियों के लिए हम वस्त्र खरीदते तो हमें सूती वस्त्र खरीदना चाहिए। राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें लेनी चाहिए, क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और अंदर हवा नहीं जाने देते, जिससे पसीना आने से कपड़े शरीर से चिपक जाते हैं, जबकि सूती कपड़ा पहनने से हवा अंदर बाहर हो जाती है और पसीना सूख जाता है। अगला है, निम्नलिखित के कारण दीजिए। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। तो इसका कारण हम क्या देंगे, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील धातु है। इसका सीधा सीधा यही कारण है कि कॉपर है वो जिंक से है वो क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। आप लिखना चाहो तो इसका पूरा आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट में इसको हम इतना ही लिखेंगे कि कॉपर जिंक की अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए कॉपर जिंक को उसके लवण से विस्थापित नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो होती हैं वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु होती हैं। ये धातुएं ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र गति से अभिक्रिया करके और जल जाती हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसका जल और हवा से संपर्क बचाने के लिए इसको क्या करते हैं, मिट्टी के तेल यानी केरोसिन तेल में इनको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, वर्णन कीजिए मर्त वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? तो मर्त वनस्पति से कोयला निम्न प्रकार बनता है, मिट्टी के जमा होने और उसका तापमान बढ़ने से वे संकुचित हो गए और गहरे में डूबते गए। उच्च तापमान और दबाव के कारण धीरे धीरे मर्त वनस्पति कोयले में बदल गई। इस प्रक्रम को कार्बनीकरण के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रम के होने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसके हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, घर्षण को बढ़ाया घटाया कैसे जा सकता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो घर्षण को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? घर्षण को कम करने के लिए किसी भी वस्तु को चिकना कर देने से उसकी घर्षण की क्षमता कम हो जाती है। दो सतहों के बीच किसी भी तेली या चिकनी तत्व को लगा देने से उन सतहों के बीच घर्षण कम हो जाता है। किन्हीं दो सतहों के बीच अगर हवा की एक परत हो तो भी उन सतहों के बीच घर्षण कम हो जाता है। तो घर्षण को कम करने के उपाय, घर्षण को बढ़ाना है तो सतह को खुरदरा कर दो, द्रव्यमान का मतलब वस्तु का भार बढ़ा दो, और स्नेह या ग्रीस जो लगा हुआ है उसको हटा देंगे हम। तो ये घटाने और बढ़ाने के कुछ कारण है। अगला और भी लिख सकते हैं हम, घर्षण गुणांक के सामान्य बल को बढ़ा दें। अगला है, विद्युत साधित्रों को कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं स्पर्श करना चाहिए, क्यों? तो विद्युत धारा, हमारा शरीर एक विद्युत धारा का अच्छा सुचालक है। फर्श पर हम खड़े हैं और किसी भी यंत्र को छूते हैं तो धारा हमसे होकर जमीन में स्थानांतरित हो जाएगी। जब भी हम किसी यंत्र को छूते हैं तो पानी और हमारा शरीर दोनों सुचालक का कार्य करते हैं, जिससे धारा हमारे शरीर से प्रवाह करेगी और झटका लगने का खतरा रहता है। इसलिए विद्युत साधित्रों को गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। जूते या चप्पल को पहनकर विद्युत साधित्रों को छुएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपको यहाँ पर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन या तड़ित से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, घर के भीतर तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों अथवा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फोन तथा बिना डोरी वाले फोन का उपयोग करना सुरक्षित है। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान करने से भी हमें बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि विद्युत उपकरणों को प्लगों के सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होती। अगला है, तारे और ग्रह में अंतर बताइए। तो तारे और ग्रह में क्या अंतर होता है? देखिए, ग्रह उन आकाशीय पिंडों को कहा जाता है जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं, जबकि तारे आकाशगंगा के केंद्रीय भाग के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, वे प्रकाश के लिए अपने निकटतम तारों पर निर्भर रहते हैं। वहीं तारे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न अथाह ऊर्जा द्वारा उत्पन्न प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यानी ग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, तारों के पास खुद का प्रकाश होता है। अगला है, ग्रह का आकार तारों की तुलना में काफी कम होता है। ग्रह छोटे होते हैं, तारे क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। अगला है, ग्रह धूल, मिट्टी, चट्टानों से बने ठोस पिंड होते हैं, जबकि तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने होते हैं। वे प्राय गैसीय अवस्था में या प्लाज्मा के रूप में होते हैं। ये इसका आंसर हम लिख देंगे। ग्रह और तारों में अंतर हमने लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो खाद और उर्वरक में हमें यहाँ पर अंतर पूछा गया है।
तो देखिए खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे। सबसे पहले हम अर्थ की बात करें तो खाद एक प्राकृतिक सामग्री जिसे सड़ने वाले पौधे और जानवरों के कचरे से प्राप्त किया जाता है, जो इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए मिट्टी पर लागू हो सकता है। उर्वरक एक मानव निर्मित या प्राकृतिक पदार्थ है जिसे इसकी उर्वरता में सुधार करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी में जोड़ा जा सकता है। तैयारी खेतों में तैयार होती है, ये कारखानों में तैयार होती है। ये मिट्टी को हुमुस प्रदान करती है। खाद उर्वरक से मिट्टी को हुमुस प्रदान नहीं करता। पौधों के पोषक तत्वों में तुलनात्मक रूप से कम समृद्ध है, जबकि उर्वरक में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। पौधे इसका धीरे धीरे अवशोषण करते हैं और पौधों द्वारा इसका जल्दी अवशोषित हो जाता है। तो ये खाद और उर्वरक में मुख्य अंतर हो गए। इसके हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी आगे दो अंतर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। तो देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे वन प्रकृति में जल चक्र को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है। यदि वन पृथ्वी पर जल का अवशोषण नहीं करेंगे तो निसंदेह हमारे वायुमंडल में आने वाले जलवाष्प की मात्रा भी कम होगी। जब जलवाष्प नहीं होंगे तो बादल न बनने से वर्षा की कमी होगी। वन पर्यावरण को ठंडक प्रदान कर बादल बनने में मदद करते हैं। यदि वनोन्मूलन की स्थिति होगी तो निश्चित रूप से वर्षा की दर में कमी आएगी। अर्थात पेड़ वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा पानी वायुमंडल को देते हैं। यह पानी वायुमंडलीय नमी के लिए बहुत योगदान देता है। इस प्रकार वर्षा और वर्षा के पैटर्न में हरे पौधों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए वनों की कटाई से वर्षा की दर में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है मानव वाकतंत्र का चित्र बनाइए और कार्य को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो हमें आपकी किताब में डायग्राम दिया गया है, उसका हमें चित्र बनाना और उसकी कार्यविधि हम यहाँ पर लिख देंगे। कार्यविधि हम लिखेंगे वाकतंत्र के कार्य निम्न प्रकार। जब हवा वाकतंत्र से गुजरती है तो वे ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करते हैं। वाकतंतु कंपन कर ढीले और पतले हो सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की आवाजें पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए शुद्ध हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प भी बहुत कम मात्रा में मौजूद होते हैं। शुद्ध हवा में अपने सभी घटक गैसों की मात्रा संतुलित होती है। यह हानिकारक गैसों से मुक्त है और श्वास लेने के लिए उपयुक्त है। दूसरी तरफ प्रदूषित वायु में अवांछित गैसों, धूल और धुएं जैसे अन्य निलंबित अशुद्धियों के बारे में है। यह सांस लेने के लिए अयोग्य है और दोनों जीवित और गैर जीवित दोनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो इस मॉडल पेपर के टोटल 25 क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए हैं। अगले जो मॉडल पेपर है वो आपको कल या परसों में सारे के सारे मॉडल पेपर की वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियो की आप नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।